हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो भी हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सेम वीडियो इंग्लिश में आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है गाइस। सो ये हिंदी मीडियम की पार्ट 3 वीडियो है। इसके बाद हम पार्ट 4 भी इसका लेकर आएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप MHI 101 के फ्री PDF को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। उसके अलावा अगर आपको जून सेशन का गेस्ट पेपर परचेज करना है विद सॉल्यूशंस, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज करके अपना गेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन परचेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्री PDF ऑफ यूट्यूब क्लासेस, जो कि आप लोग काफ़ी बार मुझसे पूछते भी हैं। तो देखो, आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है और सर्च करना है MHI 101 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जून 2025 हिंदुस्तान नॉलेज आगे डाल देना, वेबसाइट है। उसका नाम जब आप डालोगे तो आपको जाना है इस वाले आर्टिकल पे, और ये आर्टिकल जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, सेम इसी आर्टिकल में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, है ना, तो यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे। क्लास 1 और 2 की PDF अपलोडेड है, 3 और 4 का अभी बाद में अपलोड होगा, ठीक है। एंड जो मैंने अपना नंबर आपको बताया है, आप लोग उसमें मैसेज कर लीजिए गेस्ट पेपर्स के लिए। गेस्ट पेपर्स हो गया, नोट्स भी हैं यूनिट वाइज, तो आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको जो पर्शियन जो एम्पायर था ना, पर्शियन एम्पायर की प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसके ऊपर आपको एक पूरी टिप्पणी करनी है। तो वहाँ पे एक शासक था डेरियस वन, जिसे हिंदी में दारा प्रथम कहते हैं, ठीक है। तो उसके शासनकाल में हम देखते हैं कि फारसी साम्राज्य अपने समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। तो यानी कि जब दारा प्रथम यानी कि डेरियस वन का शासन था, उस टाइम पे जो पर्शियन एम्पायर है वो सबसे बड़ा और शक्तिशाली हो गया था, ठीक है। इतने विशाल और विविधतापूर्ण साम्राज्य का कुशलता से संचालन करने के लिए दारा प्रथम ने एक अत्यंत केंद्रीकृत और प्रभावशाली प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की थी। अब क्योंकि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया है और उस साम्राज्य का संचालन कुशल तरीके से हो, ये करने के लिए उसके पास एक बहुत ही अच्छी क्या होनी चाहिए, प्रशासनिक प्रणाली होनी चाहिए। इस प्रशासनिक प्रणाली के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और इसकी वजह से ही उसका जो साम्राज्य है वो कुशलता से चल पा रहा था। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीकृत राजतंत्र के बारे में, यानी कि राजा के पास जो है मोस्ट ऑफ द पावर्स थी। जो राजा था वो सबसे ज़्यादा क्या था इसमें, पावरफुल। तो दारा ने साम्राज्य को एक सशक्त और केंद्रीकृत राजनीतिक इकाई के रूप में पुनर्गठित किया, यानी कि उसने चीज़ों को केंद्रीकृत कर दिया। समझ रहे हो कि जो मोस्ट ऑफ द पावर्स हैं वो किसके पास होंगी, किंग के पास। राजा को पूर्ण सत्ता प्राप्त थी और वह प्रमुख फारसी परिवारों, विशेष रूप से अपने स्वयं के संबंधियों से बनी एक वफादार कुलीन वर्ग द्वारा समर्थित था। राजा की सत्ता को भव्य दरबारी रीति रिवाजों और समारोह के माध्यम से वैधता प्रदान की जाती थी, जिससे उसकी दिव्यता और गरिमा को बल मिलता था। तो राजा को वैधता की, जो राजा का शासन है वो एकदम वैध है, ठीक है, लेजिटिमेट है, जस्टिस है। तो उसके लिए कई सारे रीति रिवाज फॉलो किए जाते थे, समारोह किए जाते थे, और सत्रापियों में विभाजन हो रखा था। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया जिन्हें सत्रापी कहा जाता था। तो जैसे हमारे जो स्टेट्स होते हैं ना, उसी तरीके से उसके क्या थे, सत्रापी। तो उसने पूरे राज्य को सत्रापी में बांट दिया था। दारा प्रथम ने सत्रापियों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी, जो अक्सर वहाँ की प्रमुख जनजातियों या क्षेत्रों के नाम पर आधारित थी। सत्रापी जो थे, उनके जो नाम थे वो वहाँ की जनजातियों के ऊपर रखे गए थे। हेरोडोटस जो है वो लिखते हैं 20 सत्रापियों के बारे में, और एक हैं बेहिस्टोन जो कि 23 सत्रापियों का वर्णन करते हैं, जिसमें बेबीलोन, आयोनिया, मादी, पारस, ये सारे शामिल हैं। सत्रापों की भूमिका, अब जो भी सत्रापी होगा, जो भी सत्रापी होगी वहाँ पर एक कौन होगा, सत्राप होगा। यानी कि वहाँ पे जो सत्राप है वो क्या करेगा, वहाँ पे शासन करेगा, है ना। तो प्रत्येक सत्राप अपने प्रांत का शासक होता था और स्थानीय प्रशासन, कानून व्यवस्था, कर संग्रह और सैन्य दलों का संचालन भी वो करता था। यद्यपि सत्राप शक्तिशाली थे, फिर भी उन पर राजा के अधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जाती थी। तो समझ में आ रहा है कि जो सत्राप होते थे इसके ऊपर निगरानी कौन रखते थे, राजा के अधिकारी इनके ऊपर निगरानी रखा करते थे। इसके बाद
राजा के ना गुप्तचर भी होते थे, ठीक है। तो वो सत्रापों को नियमित रूप से केंद्रीय सरकार के साथ संपर्क बनाए रखना होता था और रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि साम्राज्य क्योंकि केंद्रीकृत था तो केंद्र के पास ज़्यादा पावर होगी। भले ही सत्राप हैं, बट जो सत्राप हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, उनके ऊपर केंद्र नज़र बना के रखेगा ही रखेगा। साम्राज्य सेना और नियंत्रण की बात करें तो उस टाइम पे एक शक्तिशाली सेना ने शाही सत्ता को लागू करने और विद्रोह को दबाने में मदद की। सेना का मुख्य आधार फारसी सैनिक थे। समझ में आ रहा है कि सेना में कौन थे? फारसी सैनिक थे। सबसे प्रतिष्ठित सैन्य दल अमर या अविनाशी 10,000 कहलाता था। तो वो जो 10,000 सैनिकों की टुकड़ी थी, जिसमें अश्वरोही भी होते थे और भालाधारी भी होते थे। और जो एकाधिक प्रशासनिक केंद्र जो है, साम्राज्य इतना विशाल था कि उसे एक राजधानी से शासित करना संभव नहीं था। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब अगर साम्राज्य बड़ा होगा और केवल एक राजधानी बना दी जाए और ऐसा अज्यूम किया जाए कि उसी राजधानी से पूरे साम्राज्य को अच्छे से नियंत्रित हो जाएगा वो, तो ये इम्पॉसिबल सा लगता है। हमें क्या करना पड़ता है कि हमें और भी दूसरे क्या बनाने पड़ते हैं? प्रशासनिक केंद्र बनाने पड़ते हैं। जब हमारे पास कई सारे प्रशासनिक केंद्र होते हैं तो हम हर एक जगह पे शासन ईजिली कर पाते हैं। तो उस टाइम पे उसकी एक प्रशासनिक राजधानी थी सूसा, एक थी बेबीलोन में, और एक था उसका केंद्र परसेपोलिस, जो कि औपचारिक नगरी थी जहाँ पे नववर्ष के समारोह वगैरह, कर संग्रह, ये सब चलता था। एक बटाना और पसारगाडे जो उसके पुराने केंद्र थे। कला और वस्तुकला में हम देखते हैं तो परसेपोलिस ने आचे में मेरिड वस्तुकला की भव्यता दिखती है। जो हम देखते हैं कि ना उनकी जो वस्तुकला है, जो भवन बनाने का स्टाइल है, जो उनके विशाल महल हैं, उस सब में हमें काफ़ी ज़्यादा क्या देखने के लिए मिलता है? औपचारिक जो है वैभव उसका बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। कब्रें वगैरह भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। नक्श रुस्तम में शासकों की कब्रें भी स्थित हैं। तो ओवरऑल आपने ये किसके बारे में बताना है? फारसी साम्राज्य के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन आती है आप वो सारी बताएंगे। यहाँ पे आपने देखा कि जो मेरा आंसर है वो कैसा है, इन शॉर्ट एंड पॉइंट वाइज। सिमिलरली जो मेरे यूनिट वाइज नोट्स हैं वो भी इसी तरीके के हैं। सो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग चाहें तो उन्हें परचेज कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे देंगे। नाउ गाइस, प्राचीन विश्व में शहरीकरण पर एक टिप्पणी। तो प्राचीन विश्व में शहरीकरण के बारे में बताना है। प्राचीन विश्व में शहरीकरण का अर्थ है ग्रामीण और जनजातीय बस्तियों से शहरों और जटिल समाजों का विकास। यह प्रक्रिया दुनिया के विभिन्न देशों में स्वतंत्र रूप से आरंभ होती है। शहरीकरण समझते हो कि जब लोग क्या करते हैं, एक टाइम ऐसा था कि जब लोगों की जो लाइफ थी वो घुमंतु थी, वो यहाँ वहाँ घूमते थे, एक जगह बसते नहीं थे, कृषि भी नहीं करते थे, है ना। सो यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे धीरे धीरे जो आज हम शहर देख रहे हैं, जो हम बस्तियाँ देख रहे हैं, समाज जो हम देख रहे हैं कि जटिल हो चुका है, ये सब कैसे बना, है ना, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो यह प्रक्रिया दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में हुई और इसका मुख्य आधार क्या था? कृषि, फिर व्यापार आया, फिर शासन आया, फिर धर्म आया, फिर टेक्नोलॉजी आई। कई सारे दूसरे शहरों का उदय होता है, जिसमें हमारा मेसोपोटामिया है ना। दक्षिणी मेसोपोटामिया में सुमेरियों ने दुनिया की पहली शहरी सभ्यताओं में से एक का विकास किया। तो सुमेरियन जो हम कह सकते हैं, सुमेरियन सभ्यता, जो आपको मेसोपोटामिया भी पता ही होगा, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। तो वहाँ पे उरुक, उर, लगाश जैसे शहर थे और शहरी जीवन में सिंचाई आधारित कृषि करते थे वो लोग। टिग्रिस और यूफ्रेट वहाँ की नदियाँ थी। लेखकों, शासकों और कानूनों के साथ एक जटिल प्रशासनिक वहाँ पे व्यवस्था थी। तो आपने जो भी मेसोपोटामिया के बारे में पता है वो सारा आप डिस्क्राइब करेंगे। फिर आप मिस्र के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। नील नदी के किनारे शहरीकरण केंद्रित था, जिसने कृषि और व्यापार को सहारा दिया। थीब्स और मेफिस जैसे शहर राजनीतिक और धार्मिक केंद्र थे। शहरी नियोजन में मंदिर, पिरामिड, प्रशासनिक भवन और आवासीय क्षेत्र, ये सारे हमें देखने के लिए वहाँ पे मिलते हैं। तो पहले मैंने मेसोपोटामिया बताया, फिर प्राचीन मिस्र। अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया की सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में, इसको कैसे छोड़ सकते हो, है ना। हम सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो में उन्नत शहरी नियोजन हम देखते हैं। वहाँ पे ग्रिड प्रणाली, जल निकासी की व्यवस्था और मानकीकृत ईंटें हमें देखने के लिए मिलती हैं। और अर्थव्यवस्था कृषि, हस्तशिल्प और मेसोपोटामिया से व्यापार पर यह आधारित थी। उसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, हस्तशिल्प पर आधारित थी और व्यापार पर। केंद्रीय नियोजन से किसी प्रकार की नौकरशाही शासन प्रणाली का संकेत मिलता है, हालांकि उनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हमें वहाँ पे नौकरशाही के प्रमाण भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जो नियोजन मेरे को देखने के लिए मिल रहा है, जो मैं देखती हूँ कि दूर दराज के इलाकों में भी मुझे एक जैसी साइज़ की ईंटें देखने के लिए मिल रही हैं, बाँट और मनके मुझे एक जैसे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो किसने ये सब डिसाइड किया? किसी ने तो किया होगा। तो यानी कि वहाँ पे कोई ना कोई शासक था, कोई नौकरशाही भी रहती थी। फिर आप चीन के बारे में बता सकते हो।
कि भाई शहरीकरण का आरंभ चीन में शांग जो राजवंश था उसके साथ हुआ। शांग वाला ना, शांग डायनेस्टी वाला एक क्वेश्चन भी है, शांग सभ्यता वाला क्वेश्चन, आई थिंक आपके असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अयांग जैसे शहर राजनीतिक और धार्मिक केंद्र थे जिसमें महल, मंदिर और किलेबंदी शामिल थी। शहरी केंद्र कृषि आधारित इलाकों और राजवंशीय शासन से जुड़े हुआ करते थे। मेसो अमेरिका, ओल्मेक, माया और टेऊ जो भी है ये सभ्यता ने विशाल शहरों का विकास किया और उस समय की दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था ये टियोतिहुआकान। और यहाँ पे हमें पिरामिड, चौक, ग्रिड जैसी सड़कों की व्यवस्था भी देखने के लिए मिलती है। फिर आपका यूनानी नगर, पोलिस जैसे कि एथेंस, स्पार्टा, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। रोमन शहरीकरण, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व तक फैला। रोम स्वयं एक आदर्श महानगर बन गया जिसकी संख्या चरम पर 1 मिलियन से अधिक थी। प्राचीन शहरीकरण की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। क्या है मुख्य विशेषताएं? कि मेरे को सब सारे के सारे जो शहरी शहर हैं, सारी की सारी जो सभ्यताएं हैं ना, उनके अंदर मुझे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी देखने के लिए मिलेगी, या जो सब में देखने के लिए मिलेगा। केंद्रीकृत सत्ता देखने के लिए मिलेगी, धार्मिक और अनुष्ठानिक भवन देखने के लिए मिलेंगे, व्यापार देखने के लिए सड़कें, जल निकासी, लेखन प्रणाली, सब कुछ मुझे देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि कैसे जो कृषि है वो मानव समुदायों को प्रभावित करती है। तो कृषि का विकास, जिसे अक्सर नवपाषाण क्रांति कहा जाता है, मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटनाओं में से एक था। और हम देखते हैं कि इसने जो मानव समाज है उसके अंदर काफ़ी सारे परिवर्तन लेकर आया ये, और लोग जो हैं वो स्थायी कृषि आधारित हो गए। स्थायी बस्तियां और समुदायों की स्थापना होती है। कृषि के कारण लोगों को भोजन की खोज में लगातार घूमने की आवश्यकता नहीं रही, जिससे वे एक स्थान पर बसने लगे। उपजाऊ भूमि और जल स्रोतों के पास स्थायी गांवों की स्थापना हुई जो समय के साथ कस्बों और शहरों में बदल गए। जेरिको और एंटोलिया जैसे प्राचीन कुछ स्थलों के बारे में आप बता सकते हैं। जनसंख्या की वृद्धि होती है, खेती से भोजन की स्थायी और अधिक आपूर्ति संभव होती है। तो पहला फायदा क्या होता है खेती करने का, कि जो लोग हैं वो एक जगह रहने लग जाते हैं, है ना, बस जाते हैं लोग। दूसरा होता है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि जब लोगों को लोग एक जगह रहेंगे और भोजन वगैरह मिलेगा और स्थायी तौर पे पोषण मिलेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी। लोगों के अपने सामाजिक संगठन बनेंगे। भाई अब जो लोग हैं वो कृषि के अलावा दूसरे काम भी करेंगे, कोई औजार बनाएगा, कोई भवनों का निर्माण करेगा, कोई किसान बन जाएगा, कोई पुरोहित बन जाएगा, तो समाज क्या हो जाएगा, और ज़्यादा जटिल हो जाता है। फिर शासन और कानूनों का विकास होता है उससे। अब 4 लोग एक साथ रहेंगे और कोई कानून नहीं होगा तो लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, तो एक संगठित शासन प्रणाली बनाना ज़रूरी है कि विवाद जो है वो सुलझे रहें। और कृषि से प्राप्त अधिशेष जो अनाज है उसमें लोग औजार, मिट्टी के बर्तन और वस्तुओं का क्या करेंगे, व्यापार करने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं। तो आपको पता ही है कि भाई कृषि के क्या ही फायदे हो सकते हैं। एक ऐसा टाइम था जब नहीं करते थे लोग कृषि, है ना, और अब अगर कर रहे हैं तो उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे, बस वो सारे कॉमन सेंस वाले चेंजेस आपको लिख देने हैं। इससे पर्यावरण पर प्रभाव भी पड़ेगा। भाई अब कृषि करनी है तो वन कटेंगे, सिंचाई की शुरुआत होगी, जानवरों के लिए वन नहीं बचेगा, जानवर भी खराब हो जाएंगे, या जानवरों को हम पालना शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल ये सारे चेंजेस आपके कृषि से होते हैं। तो कृषि ने मानव समुदायों को स्थायित्व, जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक जटिलता, शासन प्रणाली, व्यापार और सांस्कृतिक विकास की ओर अग्रसर किया। हालांकि इसने पर्यावरण पर भी क्या करा है, गहरा प्रभाव डाला है, तो फिर भी यह मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक रही है। सो ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये हमारे MHI 101 की 3rd पार्ट वीडियो के लिए काफ़ी हैं। जो मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाई थी उसी में भी ये 3 क्वेश्चंस ही डिस्कस किए थे। अब आप लोगों को 4th पार्ट वीडियो के लिए वेट करना है। जब तक आप इसके PDF वगैरह डाउनलोड कर लेना, मैंने वेबसाइट जैसे बताया था स्टार्टिंग में, आप वैसे ही करना। अभी उसमें 2 अपलोड है, बाकी के जो 3 और 4 हैं वो भी मैं अपलोड करवा दूंगी। ओके।